नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। भारतीय राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा की पंजाब में हुई गिरफ्तारी के बाद किसान कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। आपको बता दें, शनिवार को हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के लिए आपको बता दें, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी को लेकर इसके विरोध किया और पंजाब सरकार पर पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी एक षड्यंत्र के तहत की गई है, जिसका वे विरोध करते हैं और अगर जल्दी उनको नहीं छोड़ा गया तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। किस संगठन द्वारा किया जा रहा है, क्या मांग है? कांग्रेस संगठन द्वारा किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा जी को जो है ना गिरफ्तारी की गई एक षड्यंत्र के तहत। जब 2015 में जो आरोप जब लगा था उस टाइम वो आम आदमी में थे, पार्टी में थे। तो उसके बाद जब कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस जिस तरह से आज पूरे भारत में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रही है, तो इन लोगों को जो बेचैनी हो रही है इस बात की कि कांग्रेस जो पूरे भारत में मजबूत है वो भर रही है। आने वाले चुनाव में जनता को उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। किसान कांग्रेस के और कपूरथला से जो विधायक हैं खैरा साहब, उन्हें भगवंत मान सरकार के द्वारा गिरफ्तार करा गया है। इसी को लेके आज हमने यहाँ ये प्रदर्शन किया है। भगवंत मान गवर्नमेंट का हमने पंजाब सरकार का पुतला। रामनगर में अज्ञात कार चालक ने राजकीय महाविद्यालय के बाहर खड़े 2 छात्रों को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है, इसके अलावा कार चालक ने महाविद्यालय के बाहर खड़ी 8 से 9 बाइकों पर भी टक्कर मारकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद महाविद्यालय के बाहर खड़े छात्र छात्राओं ने अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में घायल हुए दोनों छात्रों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, अभी हाल ही में करीब आधे घंटे पहले महाविद्यालय के बाहर से एक बहुत ही भयानक मामला वहाँ पे सामने आया है, जिसमें हमारे महाविद्यालय के 2 छात्र लोग वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं। कार वाला जो है काफ़ी तेज़ी में था और लोकल का ही इंसान था। उसे पता है कि जबकि वहाँ पे महाविद्यालय अक्सर वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि कार वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितनी बड़ी पहुँच का इंसान हो। इसके अलावा कम से कम 8 या 9 बाइकें ऐसे हैं महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रों की जो पार्किंग के वहाँ पे खड़ी थी कॉलेज के बाहर से, उन सभी का भी नुकसान जो है कार चालक को झेलना पड़ेगा। नहीं, घटने के जिस समय कार ठुकी तो उसके बाद जो चालक था वो फरार हो चुका था। हमारे कुछ लड़कों ने उसका पीछा भी करा, मगर वो स्टेट बैंक के आसपास कहीं पे भाग गया। उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें, सरकार की इस सकारात्मक पहल से विकास कार्यों को अधिक बढ़ावा मिलेगा और सरकार की बेहतर छवि भी जनता के बीच पहुंचेगी। साथ ही प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023 और 24 का आयोजन किया गया है। पिछली बार और पहली बार हमने जो पूंजीगत व्यय है, जो हर बार आप लोग बार बार पूछते थे साहब आप प्रोविजन तो करते हैं लेकिन खर्चा नहीं होता है, और हमने ये तय किया था कि हम लोग इस बार सितंबर 30 तारीख तक 45% हम लोग उसमें खर्च करेंगे, जो लगभग 3,998 यानी 4,000 करोड़ रुपए की राशि बैठती थी। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार उत्तराखंड में पहली बार हम लोगों ने इसे अचीव किया है। 4800 करोड़ रुपया यानी 4798 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय हमने इस 6 माही में हमने कर लिया है। डेंगू सीजन में हर साल लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तरफ तो डेंगू से बेहाल मरीज और उसके परिजनों को अस्पताल और ब्लड बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं,
तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम चेकिंग अभियान के नाम पर लोगों के घर जाकर चालान के नाम पर वसूली करती है। यही कारण है कि विपक्ष विभागों की इस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार पर सीधा हमला बोला जाता है। आपको बता दें, राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की प्रवक्ता ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की डेंगू को लेकर की गई तैयारी पर सवाल उठाते हुए कहा, डेंगू सीजन में स्वास्थ्य विभाग की कोई भी तैयारी नहीं थी, जिससे डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शर्म की बात देखिए ये है कि आपका प्री मॉनसून कोई तैयारी नहीं थी, फिर जब मॉनसून आया तब भी आप नहीं चेते। जब रिकॉर्ड टूट गया डेंगू के मरीजों का, उसके बाद आप मुस्तैद हुए। विपक्षी दलों के नेताओं ने जब भ्रमण किया अस्पतालों का, आपको वहाँ का आंखों देखा हाल दिखाया, तब कहीं जाकर आपका विभाग मुस्तैद हुआ। लेकिन बात यहाँ पर ये उठती है कि तैयारी आपने नहीं की और खामियाजा आपने गरीब जनता के द्वारा निकाला। आपने उनकी जेबों पर डाका डाला, आपने चालान जनता का किया, जबकि ये आपकी कोताही की वजह से था। ट्रेनों में चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन के वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, जब जीआरपी ने 20 लाख की कीमत से अधिक 130 मोबाइल लोगों को सौंपे हैं। इस दौरान आमजन बार बार जीआरपी का आभार व्यक्त करते रहे। साथ ही जीआरपी मुख्यालय कैंपस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी अजय गणपति कुमार ने बताया कि रोजाना मोबाइल फोन खोने की शिकायतें आमजन करते हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और 22 राज्यों से 130 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले हैं। देखिए, काफ़ी टाइम से जो मतलब मोबाइल चोरी की घटना हो रही है, तो हमने इस पे एसओजी को हमने लगाया था और एसओजी ने लास्ट 1.5 महीने से बहुत अच्छा काम किया है और लगभग 130 फ़ोन एसओजी ने अलग अलग 22 राज्यों से रिकवर किए। तो उनको आज हमने उनके जो ओनर्स थे उनको रिटर्न किया गया। इसमें कुछ ओनर्स प्रेजेंट थे और कुछ एब्सेंट थे, जिनको हम लोग कुरियर से वो पहुंचा दिए जाएंगे। लगभग 130 फ़ोन जिसकी कुल प्राइस 20 लाख होती है, इतने रिकवर हो चुके हैं। पर्यटन नगरी रानीखेत में सेना के सोमनाथ मैदान में कसम परेड आयोजित की गई। ये परेड कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की तरफ से आयोजित की गई थी, जहां 282 अग्निवीरों को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया। परेड की शुरुआत में केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने सलामी ली। वहीं 24 हफ्ते की ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 जवानों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं केआरसी के शानदार बैंड की आवाज पर कदमताल करते हुए अग्निवीरों ने परेड की। इस परेड में डॉक्टर रमनदीप बग्गा और डिप्टी कमांडेंट कर्नल सुनील कटारिया और टीबीसी कर्नल विक्रमजीत सिंह भी शामिल हुए। वहीं परेड के दौरान अग्निवीरों का हौसला देखने लायक था। केआरसी में आए थे, जब आपने इस प्रांगण में पहला कदम रखा था, तब आपकी पहचान नहीं थी। आपकी पहचान थी तो सिर्फ अपने स्कूल से, अपने पेरेंट्स से, अपने कॉलेज से या जिस इलाके से आप आते थे। आज जब आप पास आउट करके अपने यूनिटों में जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपका स्कूल, आपका गांव, आपका शहर, आपका कॉलेज अग्निवीरों के नाम से जाना जाएगा। रुड़की के रेलवे स्टेशन के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब राज्य में विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर कई आरोप भी लगाए हैं। मामला यह है, पंजाब सरकार ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह खैरा किसान कांग्रेस के, और वहां से विधायक भी हैं, वो बहुत मजबूत आदमी हैं और इस सरकार की बार बार नाकामे की पोल खोल रहे थे।
उससे वहाँ की सरकार ने परेशान होकर उन्हें नाजायज़ तरीके से गिरफ्तार किया उनके आवास से। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो मामला उन्होंने उछाला है वो 2015 का मामला है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी कर दिया था। 14 साल से फरार चल रहे 1 लाख के इनामी हत्यारे को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2009 से नैनीताल के लालकुआं थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जिसमें प्रकाश पंत नामक व्यक्ति ने जमीनी विवाद के चलते अपने चाचा दुर्गा दंत पंत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से हत्यारा लगातार फरार चल रहा था। नैनीताल पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जाने पर परंतु हत्यारा अपनी पहचान बदलकर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक तमाम अलग अलग राज्यों में रह रहा था। हत्यारा पिछले 7 वर्ष से हरियाणा के बल्लभगढ़, फरीदाबाद में अपना नाम बदलकर ओम प्रकाश बदलकर रह रहा था, जिसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार इसमें इनामी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले 11 महीने में हमने 50 इनामी अपराधी अभी तक पकड़ लिए हैं। इसमें हमारा जो विशेष रूप से फोकस है, ऐसे इनामी अपराधी जो कि गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त हों और लंबे समय से फरार हैं, तो ऐसे अपराधियों पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करके उन पर काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी देहरादून एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है। इसमें 2009 में जो ये अपराधी था, 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था, प्रकाश पंत, इसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई थी। ये जो घटनाक्रम था ये लालकुआं नैनीताल थाना क्षेत्र का था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। मसूरी में महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित 30वीं मास्टर नवीन शर्मा मेमोरियल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्रतियोगिता में सनातन धर्म इंटर कॉलेज मसूरी ओवरऑल विजेता घोषित किया गया। साथ ही प्रतियोगिता 3 वर्गों जूनियर, इंटर और सब जूनियर वर्ग में आयोजित की गई थी। ये सब जूनियर डिवीजन के लिए स्वच्छ भारत अभियान, जूनियर डिवीजन के लिए विश्व शांति और सीनियर डिवीजन के लिए चंद्रयान 3 थीम पर आधारित था। मसूरी लॉयन हिल्स में यह आयोजन यहाँ पर नवीन शर्मा जी की स्मृति में यहाँ पर आयोजित किया और इसका आयोजन स्कूल के बच्चों के अंदर ये आर्ट कंपटीशंस की जिज्ञासा को पैदा करना, उसको बढ़ाना। और आर्ट एक ऐसा है जिसमें आप जो भी बनाते हैं वो आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। आप दिए गए जो भी आपको चैप्टर्स होंगे, थीम होगी, उस थीम के अकॉर्ड आपने बनाया होगा और उसमें आपके पहला, दूसरा, तीसरा स्थान आपको मिला हो जब कंपटीशन है। कर्णप्रयाग चौकी के पास चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति को 852 ग्राम अवैध चरस और 58 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी। साथ ही अवैध चरस की कीमत लगभग 85,000 रुपए बताई गई है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये जैसा कि आप सब जानते हैं, देवभूमि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान है, उसके अंतर्गत कर्णप्रयाग थाना क्षेत्र में एक कार्रवाई की गई है, जिसमें सुराग रस्सी, पता रस्सी के लिए पहले से टीम लगी थी। और कल चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मिला, रविंद्र कुमार, जो थराली का रहने वाला है। उसके पास से नाजायज 852 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है, जिसमें उसको कार्रवाई करते हुए कल गिरफ्तार कर लिया गया था। आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कर्णप्रयाग में पिछले कुछ दिन पहले गांधीनगर की 24 वर्षीय प्रीति के मौत के मामले में गांधीनगर के लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ से मुलाकात की थी। आपको बता दें, सीएमओ चमोली राजीव शर्मा ने कहा कि मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। साथ ही स्वास्थ्य महानिदेशक ने जल्द स्वास्थ्य विभाग चमोली से जांच की मांग की है। जल्दी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इस दौरान लोगों ने कर्णप्रयाग अस्पताल की व्यवस्थाओं और सिमली बेस अस्पताल के संचालन की भी मांग की है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यदि जल्दी अस्पताल की व्यवस्थाएं
नहीं सुधरती हैं तो आगे आंदोलन किया जाएगा। देखो, सीएमओ साहब से हमारी वार्ता हुई। प्रीति की जो मौत 20 तारीख को हुई थी, उस संबंध में अभी सीएमओ साहब ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कोई कह रहे हैं कि अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा, मेरा भी और तमाम जो इस क्षेत्र के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कब तक यहाँ डॉक्टर्स जो है डॉक्टरी कम और व्यापार का काम ज़्यादा करेंगे। आए दिन ये शिकायत आ रही है कि डॉक्टर्स अस्पताल के बजाय बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, बाहर के जांच करा रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों से 18 से 20 हज़ार रुपये ऐंठे जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रश्न है और इस पर मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा मानते हैं कि ये तो ऊपर जन्म देने वाला भगवान है और नीचे हमारी सुरक्षा करने वाला डॉक्टर है। उत्तराखंड मानवाधिकारी आयोग की मदद पाने के लिए जब फरियादियों को देहरादून के चक्कर बार बार नहीं काटने पड़ेंगे। आपको बता दें, मानवाधिकारी आयोग ने यह निर्णय लिया है कि वादों की सुनवाई के लिए अब एक जगह पौड़ी तो दूसरी जगह कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा में भी खोली जाएगी। अब तक सिर्फ देहरादून कार्यालय में ही वादों की सुनवाई की जाती थी, लेकिन अब दूरस्थ क्षेत्रवासियों को सहूलियत देने के लिए पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून में मानवाधिकार से संबंधित वादों को सुना जाएगा। सुनवाई करना लाभप्रद हो रहा है कि नहीं, जैसे आज यहाँ पर हो रहा है, इसके बाद अल्मोड़े में भी अक्टूबर प्रथम सप्ताह में कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो देखते हैं, अगर इसका अच्छा रिजल्ट निकलता है तो बहुत सुना है दूरस्थ स्थानों पर स्वयं जाकर इसकी सुनवाई की जाएगी। मानव अधिकार आयोग में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी, उसके अधिकारों का हनन या वो व्यथित होता है तो उसके कई फोरम हैं, जैसे न्यायालय में भी हो जा सकता है, किंतु न्यायालय में लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए न्याय शुल्क उसको देना पड़ता है। मानव अधिकार आयोग में मात्र आपको शिकायती प्रार्थना पत्र या एक प्रार्थना पत्र देना होता है। उसके लिए आपको स्वयं नहीं आना है, कोई न्याय शुल्क उसमें अदा नहीं करना है। आप ईमेल से भेज सकते हैं, आप डाक से भेज सकते हैं। उसमें तुरंत उसमें कॉग्निजेंस लेके हम जिससे भी उसको कोई शिकायत है उसको हम नोटिस देकर उसके शिकायत को का निराकरण करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री धामी की सरकार दायित्वधारियों की पहली सूची जारी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गौरेला को राज्य 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दायित्वधारी ज्योति प्रसाद गौसेला से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैथुरा ने। बीजेपी में कह सकते हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको अब दायित्वों की सौगात मिले और हमारे साथ हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा दायित्व अभी समय आपके कंधों पर मिला है, चुनाव से ठीक पहले दायित्व मिले हैं, किस रूप में रखेंगे, क्या कुछ प्राथमिकता है? सबसे पहले तो इस नए दायित्व के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, प्रदेश नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं का आभार है, उनका अभिनंदन। मुझे लगता है कि इस नए दायित्व के माध्यम से एक मैं सहयोगी की भूमिका में रहूंगा सरकार के कल्याणकारी कार्यों को आम जन तक ले जाने के लिए। सरकार के कार्य सही पात्र लोगों तक पहुंच रहे हैं, सरकार के कार्यक्रमों का उनको लाभ मिल रहा है, उसमें सहयोगी की भूमिका का यही लक्ष्य है और इसी के लिए प्रयास होता रहे। चुनाव से ठीक पहले दायित्व मिले हैं, सभी लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं और भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनको दायित्व मिलने की संभावना है। क्या कुछ कहेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री? दायित्व निर्धारण का जो विषय है वो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। सभी वरिष्ठ लोगों के साथ सहमति के बाद इस प्रकार की रचना आती है। मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश पिछले 1.25 साल से अलग अलग चुनौतियों के साथ जूझ रहा था। मुख्यमंत्री जी एक नए विजन के साथ काम कर रहे थे, समान नागरिक संहिता का विषय रहा हो, धर्मांतरण के विषय रहे हो, लैंड जिहाद के विषय रहे हो, वहाँ अनेक तरह की चुनौतियां सामने थी। उन सब चुनौतियों का उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक समाधान करते हुए, निस्तारीकरण करते हुए वो आगे बढ़े हैं और अब महसूस होने लगा कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए, तो यथा समय सम्मान हुआ है।
प्रांतीय चुनाव से पहले किस रूप में पार्टी के जो दूसरे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो धरातल पर काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे ताकि इस चुनाव में भी बड़ी जीत मिल सके। खासतौर पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो विजन है कि उत्तराखंड राज्य सशक्त हो सके, उसके लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता का आदर करती है। ये थे ज्योति प्रसाद गहलोत जी, जो सीधे रूप में ये कह सकते हैं देशों के कार्यक्रम को बाद देखते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। धामी सरकार जो काम कर रही है, जनहित की जो योजना है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम होगा। अब जनता को उसके प्रति जागरूक किया जाएगा। कैमरामैन नथुनिया साथ अभय कैनपुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।